दिग्गजों की टक्कर में शामिल होने वाले सबसे ज्यादा ताकतवर नई पीढ़ी के योद्धा के बारे में सवाल करते हुए ध्रुवांश कमली की तरफ देखने लगा ताकि वो उसे कोई जवाब दे पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सभी योद्धाओं के बारे में उस कागज में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन विराज के बारे में उसमें कुछ नहीं लिखा था। तब कमली ने उसकी तरफ देखकर उसे बताया, दिव्य मंडप दल उत्तरी हिस्से के सबसे शक्तिशाली दलों में से एक है, और ये अभी की बात नहीं है, बल्कि वो सदियों से ताकतवर माना जाता है। ऐसे शक्तिशाली दल में भी विराज अपनी काबिलियत के बल पर छाप छोड़ पाया है। उसे तैयार करने के लिए इस दल ने पिछले कुछ सालों में ना जाने कितने अनमोल खजाने यूं ही खर्च कर दिए, बल्कि उनका इरादा तो यह है कि वो उसे दल का अगला लीडर बनाए। अब शायद तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि तुम्हारा सामना इस टक्कर में कैसे कैसे योद्धाओं से होने वाला है। अब बताओ, क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कि तुम इस टक्कर में कामयाब हो पाओगे? इस पर ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कमली की बात का जवाब दिया, एक बार ये टक्कर खत्म तो हो जाने दो। अगर मेरा नाम भी इस टॉप 10 में नहीं आया ना, तो मैं मुकाबला करना ही छोड़ दूंगा। भले ही दिग्गजों की टक्कर में कितने भी ताकतवर लोग क्यों नहीं आने वाले थे, लेकिन ध्रुवांश भी किसी से कम नहीं था। वो ना आज तक किसी से डरा था और ना ही आगे किसी से डरने वाला था। वहीं ध्रुवांश का जवाब सुनकर और उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हुए कमली ने भी मुस्कुरा कर कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे तो तुम्हारी ताकत तुम्हारे यकीन के मुकाबले काफी कमजोर है, मगर कम से कम तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी ही होगी। इतने में ध्रुवांश ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कमली से कहा, देखो, बाकी दलों के लीडर्स ने तो इस टक्कर में शामिल होने वाले योद्धाओं को कितना कुछ दिया है। अब तुम भी मुझे वो दो जिसके लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो। ध्रुवांश को अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब जो कि वो जान गया था कि उसका सामना किन लोगों से होने वाला था, इसलिए वो भी जल्द से जल्द अनमोल खजाने हासिल करना चाहता था। वहीं उसकी बात सुनकर कमली ने आ भरते हुए अपनी नजर उस खास लाइब्रेरी की गहराई की तरफ की, जहां देखकर उसने अपना हाथ लहराया। तभी अचानक उस जगह पर मौजूद एक दरवाजा खुलने लगा, जिसे देखकर कमली वहां जाने लगी। ध्रुवांश भी उसके पीछे पीछे उस दरवाजे के अंदर गया। अंदर जाते वक्त ध्रुवांश को बहुत से पत्थर महसूस हुए, जिनसे ताकतवर शक्तियां महसूस हो रही थीं। दरवाजे के अंदर घुसने पर भी तकरीबन 10 मिनट तक चलते रहने के बाद कमली की रफ्तार आखिरकार धीमी हुई। ध्रुवांश ने देखा कि उसके सामने लाइब्रेरी का आखिरी हिस्सा था, जहां एक बड़ी सी मूर्ति थी। वो मूर्ति पत्थर से बनाई गई थी और उसका रंग स्लेटी था, लेकिन जो बात ध्रुवांश का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी वो ये थी कि उसके ठीक ऊपर बैंगनी रंग का एक फूल तैरता हुआ नजर आ रहा था। उस फूल को देखते ही अचानक ध्रुवांश को अपने अंदर मौजूद कंकाली बिजली में थोड़ी हलचल होती हुई महसूस हुई। इस हलचल को महसूस करते ही वो कुछ कदम पीछे हो गया और बड़े ध्यान से उस बैंगनी फूल को देखता रहा। तब कमली ने अपना हाथ लहराकर उस फूल को नीचे बुलाया और एक नजर गौर से देखकर उस फूल को उसने ध्रुवांश की तरफ भेज दिया। ध्रुवांश ने बड़े ध्यान से उसे हासिल किया और जैसे ही वो बैंगनी फूल उसके हाथों में आया, तब ध्रुवांश को दिखा कि उसकी पंखुड़ियों में कुछ लिखा हुआ था। इतने में कमली ने ध्रुवांश को बताया, इस फूल की पंखुड़ियों में जो लिखा है वो असल में एक प्राचीन चेतना कला है, जिसे कहते हैं सर्वनाशी रोशनी। इसका अच्छी तरह इस्तेमाल करने पर तुम्हारे आसपास का आसमान पूरी तरह काला हो जाएगा, जिसमें से ऐसी रोशनी निकलेगी जो पूरे इलाके को तबाह करने की ताकत रखेगी। लेकिन अगर तुम्हें इस चेतना कला को सीखना है तो उसके लिए तुम्हारे पास आदिकालिक त्रिया कमल होना चाहिए। सिर्फ उसकी ताकत से ही तुम ये चेतना कला सीख पाओगे। कमली की बात सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। देखा जाए तो आदिकालिक त्रिया कमल एक बहुत ही रहस्यमयी कमल था, जिसकी न सिर्फ शक्तियां बेहद खतरनाक थी, बल्कि उसकी समझ भी किसी इंसान से बहुत ज्यादा थी। ऐसे में आखिर ध्रुवांश वो कमल कैसे हासिल करता? वहीं ध्रुवांश के चेहरे पर हैरानी देखकर कमली ने उसके सीने की तरफ इशारा किया, जहां उसका रहस्यमयी कमल मौजूद था। ये देखते हुए ध्रुवांश को समझ आने लगा कि वो क्या कहना चाह रही थी। फिर एक झटके में उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी नजर आने लगी। उसे याद आया कि उसके रहस्यमयी कमल के अंदर जो अमरावत किताब का हिस्सा मौजूद था, उसमें आदिकालिक त्रिया कमल के कुछ अंश मौजूद थे। इसका मतलब अगर सच में कोई इस सर्वनाशी रोशनी चेतना कला को सीख सकता था तो वो ध्रुवांश ही था। इस बात के एहसास से ध्रुवांश के चेहरे की परेशानी एक झटके में बेइंतहा खुशी में बदल गई और उसने तुरंत कमली से कहा, कमली, तुम्हारा ये तोहफा मुझे बेहद पसंद आया। अगले कुछ दिनों तक ध्रुवांश ने वक्त का पूरा फायदा उठाया और अलग रहते हुए उस चेतना कला को समझने लगा। उसे समझते हुए ध्रुवांश को यह भी पता चला कि वो चेतना कला इतनी ज्यादा खास थी कि गजाश्व चेतना कला तक उसकी बराबरी नहीं कर पाती। पर जो चेतना कला जितनी खास होती थी, उसे सीखना उतना ही ज्यादा मुश्किल भी होता था। बल्कि इस चेतना कला ने तो ध्रुवांश को परेशान ही कर दिया था। कुछ दिनों की कोशिशों के बाद भी वो उसे सीख ही नहीं पाया। उसके अलावा उसने थोड़ा वक्त चेतना जालों पर भी बिताया, क्योंकि उसे ऐसा किए हुए भी काफी वक्त हो गया था। उसे कैसे भी करके अपनी माँ जितना या उनसे भी ज्यादा ताकतवर बनना था, ताकि वो उन्हें बचा पाए। इसलिए वो कमली की इजाजत से एक बार फिर लाइब्रेरी में गया और वहां चेतना जाल के खाके खोजने लगा। इसी तरह 5 दिन बीत गए और उसके अगले दिन अमर पक्षी गुट में काफी ज्यादा शोर हो रहा था। उस गुट के सभी योद्धा एक साथ खड़े थे
और सामने खड़ा था ध्रुवांश, जो मुस्कुराते हुए उनसे विदा ले रहा था। तब कमली ने उससे कहा, अगर तुम्हारी विदाई हो गई हो तो जल्द यहाँ से निकलो। दिग्गजों की टक्कर यहाँ से उत्तर पश्चिमी में मौजूद एक पहाड़ पर होगी। वहां पहुंचने पर तुम्हें वहां मौजूद तमाम लोगों से अंदाजा लग जाएगा कि वो पहाड़ी कौन सी है। ये सुनकर ध्रुवांश एक पल के लिए तो हैरान रह गया, जिसके बाद उसने पूछा, क्या तुम्हारा कहना है कि मैं अकेले वहां जाऊंगा? मगर मुझे तो ये हिस्सा अच्छे से पता भी नहीं है। उसे शुरू में लगा था कि नक्काश दल उसके साथ किसी ऐसे को तो भेजेगा जिसे वो हिस्सा अच्छी तरह पता हो, इसलिए कमली ने जब उसे अकेले जाने को कहा तो वो काफी हैरान हो गया। वहीं उसकी बात सुनकर कमली ने बड़े ही साफ अंदाज में कहा, नहीं पता तो क्या हुआ, अब तुम कोई बच्चे थोड़ी ना हो जो खो जाओगे। क्या तुम्हें कोई चाहिए उंगली पकड़कर चलने के लिए? तुम अकेले उस पहाड़ी पर भी नहीं जा सकते, तो तुम क्या नक्काश दल की तरफ से दिग्गजों की टक्कर में हिस्सा लोगे? ऐसा करो, यहीं रुक जाओ, कम से कम हमारी थोड़ी इज्जत तो बचेगी। उसकी बात सुनकर ध्रुवांश को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने गुस्से को काबू किया। फिर वो मनी मन सोचने लगा, इस चूहिया की तो चोटी खींचकर इसे पहाड़ की चोटी से टांगने का मन कर रहा है। नहीं ध्रुवांश, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, ये तुझे ही टांग देगी बेटा, गुस्सा थूक दे। इतने में पास ही खड़ी पक्षिका ने ध्रुवांश के चेहरे की नाराजगी देखकर आगे आते हुए कहा, लीडर मजाक कर रही है ध्रुवांश, सच तो यह है कि उस पहाड़ी के पास एक खास तरह की सील चढ़ी है, जिसके चलते दिग्गजों की टक्कर में हिस्सा लेने वालों के सिवा और कोई वहां जा ही नहीं सकता। बाकी योद्धा भी अकेले ही वहां पहुंचेंगे, घबराओ मत। पर हाँ, तुम्हें इस सफर में खुद ही सब कुछ संभालना होगा। ये सुनकर ध्रुवांश ने मजबूरी में आ भरी, जिसके बाद वो अपना सिर हिलाते हुए वहां से जाने लगा। पर इससे पहले कि वो जाता, कमली ने एक रोशनी उसकी तरफ भेजते हुए कहा, जाने से पहले इसे अपने पास रख लो। अगर तुम किसी जिंदगी और मौत के हालात में फंस जाओ तो इसे तोड़ देना। इतने में ध्रुवांश ने वो रोशनी हासिल की और देखा कि असल में वो एक पत्थर था, जिसमें से बड़ी खतरनाक शक्तियां महसूस की जा सकती थी। ध्रुवांश जानता था कि वैसे तो कमली का उस पहाड़ी के पास आना उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसके बावजूद वो ध्रुवांश को यह पत्थर पकड़ा रही थी ताकि वो जरूरत पड़ने पर उसकी मदद के लिए वहां आ सके। तभी पास ही खड़े गिद्ध बादशाह ने कहा, ध्रुवांश, हम लोग उस पहाड़ी के आसपास तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम तुम पर हर वक्त नजर जरूर रखेंगे। हमारे दल को इंतजार रहेगा तुम्हारे नतीजे का। जाओ, एक बार फिर इस दल का नाम रोशन कराओ। उनकी बात सुनकर ध्रुवांश ने अपना सिर हिलाया और इज्जत भरी आवाज में कहा, बुजुर्ग गिद्ध बादशाह, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस दल का नाम रोशन करने की। इतने में कमली ने भी उसकी तरफ देखकर कहा, अगर तुम सही सलामत वापस लौटने में कामयाब हुए तो नक्काश दल तैयार रहेगा अपने नए वजीर का स्वागत करने के लिए। यह सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे पर खुशी दिखने लगी, जिसके बाद वो बेझिझक वहां से चला गया। रोशनी में बदलकर वो कुछ ही पलों में सभी की नजरों से गायब हुआ। और तब आवाम बादशाह ने कमली की तरफ देखकर कहा, लीडर, क्या इस लड़के को दिग्गजों की टक्कर में भेजकर हमने सही किया? आखिर इस बार की टक्कर में नई पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली योद्धा जो आने वाले हैं, जिन्हें तैयार करने में उनके दलों ने इतने सालों में सब कुछ खर्च कर दिया है। रही बात हमारे दल की, तो हमारे दल का नाम पिछली टक्करों में काफी खराब हुआ है। ऐसे में भले ही ये लड़का बेहद काबिल है, पर कहीं इसे भेजना इसके लिए ही बड़ी मुश्किल तो खड़ी नहीं कर देगा। उनकी बात पर आसपास मौजूद बाकी लोगों ने भी अपने सिर हिलाए। पिछली बार जब इस दल से एक बेहद काबिल योद्धा दिग्गजों की टक्कर में शामिल हुआ था, तो वो वहां से जिंदा लौट कर आया ही नहीं था। फिर नक्काश दल को खबर मिली थी कि उसे नर्क नगरी के योद्धा ने मार डाला था। उसके बाद नक्काश दल ने दिग्गजों की टक्कर में कोई योद्धा भेजा ही नहीं था, मगर इस बार कमली ने ध्रुवांश को चुना था वहां जाने के लिए, जिस वजह से बाकी बुजुर्ग थोड़ा घबरा भी रहे थे। तब कमली ने मुस्कुराते हुए आवाम बादशाह से कहा, इतने वक्त से तो हम कछुए की तरह छुप कर बैठे थे, अब वक्त आ गया कि हमें घबराहट छोड़कर किसी को दिग्गजों की टक्कर में तो भेजना ही था। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को ध्रुवांश पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे है। रही बात इस बार के दिग्गजों की टक्कर का नतीजा क्या होगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। उसका जवाब सुनते हुए आवाम बादशाह ने इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा और वो बस अपना सर हिलाते हुए मजबूरी में मुस्कुराने लगे। उनकी ध्रुवांश से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो उसकी जान की फिक्र करते हुए ही ये बात कह रहे थे। आखिर वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि नई पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली योद्धा कितने बेरहम साबित हो सकते थे। इस दौरान सभी योद्धाओं की नजर आसमान की तरफ हुई और वो इंतजार करने लगे बहुत जल्द शुरू होने वाली दिग्गजों की टक्कर का। दिग्गजों की टक्कर जिस पहाड़ी पर होती थी उसका नाम था दिग्गजों की पहाड़ी, और इस जगह का नाम भी ऐसा इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां दिग्गजों की टक्कर हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन वक्त में इस जगह पर दो बेहद शक्तिशाली जानवरों में लड़ाई हुई थी जो अपनी अपनी प्रजाति के दिग्गज माने जाते थे। उस मुकाबले ने उस वक्त पूरे लेवीरिया में काफी तबाही मचा दी थी, जिस वजह से इलाका आज भी जाना जाता था। एक और कहानी ये भी कहती थी कि इस जगह पर दोनों शक्तिशाली प्राचीन जानवरों की अमानतें मौजूद थीं, जो आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश जरूर थी उसे हासिल करने की।
क्योंकि इतने ताकतवर जानवरों की अमानत हासिल कर कोई अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा सकता था। अगर बात करें ध्रुवांश की, तो वो नक्काश दल से निकलने के बाद उस दिशा में आगे बढ़ता रहा जिस दिशा में कमली ने उसे आगे बढ़ने को कहा था। तेजी से दिग्गजों की पहाड़ी की तरफ जाते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी मंजिल काफी दूर थी। इस दौरान रास्ते में उसे कितने ताकतवर शहरों और दलों से होकर गुजरना पड़ता, इसका उसे कोई अंदाजा ही नहीं था। लेकिन अपनी पूरी रफ्तार का इस्तेमाल कर ध्रुवांश बिना रुके आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते 2 दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो उस पहाड़ी के पास पहुंचने लगा। ध्रुवांश को इसलिए समझ आया कि उसकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि उसे थोड़ी दूरी पर काफी ज्यादा शक्तियां महसूस हो रही थीं। वो सारी शक्तियां एक ही दिशा में आगे बढ़ती जा रही थीं, जो थी दिग्गजों की पहाड़ी। ध्रुवांश इन योद्धाओं को नजरअंदाज कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दिग्गजों की पहाड़ी पर पहुंचने से पहले ही किसी ताकतवर योद्धा से उसकी दुश्मनी ना हो जाए। इसलिए उसने जंगली रास्ता लिया, जिसमें भले ही उसे तिलिस्मी जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो रास्ता फिर भी काफी शांति भरा था। सबसे मुश्किल होती थी रात, जिसमें घने अंधेरे के बीच हर तरफ से जानवरों की आवाजें सुनाई देती। इसके बावजूद वो आगे बढ़ता रहा और वक्त मिलने पर सर्वनाशी रोशनी को सीखने की कोशिश जारी रखता। ऐसी ही एक रात में ध्रुवांश अलाव के पास बैठा ट्रेनिंग कर रहा था और तकरीबन घंटे भर बाद आंखें खोलकर उसने अपने सामने रखा बैंगनी कमल वापस अपने पास रखते हुए कहा, सच में इस चेतना कला को सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अमरावत किताब के हिस्से की रहस्यमयी ताकत इस्तेमाल करने पर भी मैं इस रहस्यमयी चेतना कला को अच्छी तरह समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इतने दिन की कोशिश के बाद मैं सिर्फ इसे समझने को छू पाया हूँ, उसे अच्छी तरह अपने अंदर बैठा नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। एक मिनट, इतनी रात का इस जंगल में ये अजीब हलचल कैसी? तो क्या होगा जब ध्रुवांश पहुंचेगा दिग्गजों की टक्कर में, और क्या वो शक्तिशाली योद्धाओं को टक्कर देने में होगा कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ